पहली बार दक्षिण एशिया के हालात इतने तनावपूर्ण हो गए थे जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की एक गुप्त बैठक ढाका के पास एक अज्ञात सैन्य बेस में हुई थी, जहां दोनों देशों के शीर्ष सैन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक का मकसद था भारत को रणनीतिक रूप से कमजोर करना और उसके उत्तर पूर्वी हिस्से को बाकी भारत से अलग करने की एक ऐसी योजना तैयार करना जिससे भारत की अर्थव्यवस्था, संचार और सुरक्षा व्यवस्था पर गहरा असर पड़े। दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बैठक में यह तय किया कि भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्षेत्र पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि यही वह पतला हिस्सा है जो पूरे उत्तर पूर्व भारत को मुख्य भूमि भारत से जोड़ता है। उनका मानना था कि यदि उस हिस्से पर सैन्य तनाव या कब्जे जैसा माहौल बना दिया जाए तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव में लाया जा सकता है। इस बैठक में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन नेक ब्रेक रखेंगे, और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने हामी भरते हुए कहा कि हमारी सीमाओं पर मिसाइल और तोपों की तैनाती कर दी जाएगी ताकि भारत के रडार पर डर और दबाव दोनों दिखें। लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि भारत की खुफिया एजेंसी RAW पहले से ही इस बैठक की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठ करके यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही इस गुप्त साजिश की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना प्रमुख को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुलाया और साफ शब्दों में आदेश दिया, अब बहुत हो चुका। इस बार किसी को चेतावनी नहीं, नतीजा चाहिए। उन्हें जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ ताकि दुनिया देखे कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। इसके बाद भारतीय सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सुरक्षा कवच नाम का मिशन शुरू किया। इस मिशन में भारतीय ड्रोन, सैटेलाइट और साइबर यूनिट्स ने मिलकर पाकिस्तान और बांग्लादेश की गुप्त योजनाओं की पूरी फाइल हासिल कर ली। RAW ने डिजिटल तरीके से उनकी बातचीत रिकॉर्ड की और सबूतों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने रख दिया। इस खुलासे के बाद संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों से जवाब मांगा कि आखिर भारत जैसे शांतिपूर्ण देश के खिलाफ युद्ध जैसी साजिश क्यों रची जा रही थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेताओं को एहसास हुआ कि उनकी योजना उलटी पड़ गई है और अब पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के साथ खड़ा है। भारत ने न केवल कूटनीतिक स्तर पर दोनों को घेरा, बल्कि सीमा पर भारतीय सेना ने अपनी रणनीतिक उपस्थिति इतनी मजबूत बना दी कि विरोधी सेना को पीछे हटना पड़ा। जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को समझ आया कि यह कदम उनके देश के लिए भी विनाशकारी साबित हो सकता है, तो उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली का रुख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जब दोनों को अपने सामने देखा तो सिर्फ इतना कहा, भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन भारत की शांति को कोई उसकी कमजोरी न समझे। दोनों नेताओं ने भारत से माफी मांगी और संयुक्त घोषणा में यह कहा कि दक्षिण एशिया की स्थिरता भारत की शक्ति और संयम पर निर्भर है। उसी दिन से चिकन नेक की सीमाओं पर भारतीय सेना की उपस्थिति को और मजबूत किया गया और भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह न केवल सैन्य दृष्टि से बल्कि रणनीतिक बुद्धिमत्ता में भी सबसे आगे है। इस पूरी घटना ने भारत को एशिया का निर्णायक नेतृत्वकर्ता बना दिया और प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय को इतिहास में सर्जिकल स्ट्राइक ऑफ डिप्लोमेसी कहा गया, जिसने बिना गोली चलाए दो देशों की साजिश को समाप्त कर दिया और भारत की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी को यह खबर मिली कि बांग्लादेश और पाकिस्तान ने मिलकर भारत के खिलाफ ऑपरेशन नेक ब्रेक नाम की साजिश रची है, पूरे देश के सुरक्षा तंत्र में हलचल मच गई। प्रधानमंत्री ने उसी रात आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल पांडे, वायुसेना प्रमुख चौधरी, नौसेना प्रमुख कुमार और RAV के निदेशक उपस्थित थे। मोदी ने गुस्से और संयम दोनों को साथ मिलाकर एक ऐसी आवाज में कहा जिसने पूरी मीटिंग में सन्नाटा फैला दिया, भारत अब केवल प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अब भारत कार्रवाई करेगा। अजीत डोभाल ने तत्परता से कहा, सर, हमें पहले उनकी योजना का हर विवरण चाहिए। हमने बांग्लादेश के भीतर एक एजेंट नेटवर्क सक्रिय कर दिया है जो उनके मिसाइल बेस, रडार और सैनिकों की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। रॉ के पास पहले से उस बैठक की रिकॉर्डिंग थी जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ योजनाओं पर हंसते हुए चर्चा कर रहे थे। यह रिकॉर्डिंग मोदी जी के टेबल पर रखी गई, जिसे देखकर उनके चेहरे पर शांति और आंखों में आग दोनों झलक रही थीं। उन्होंने कहा, अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें उनके ही खेल में मात दें। उसी रात ऑपरेशन वज्र प्रहार का खाका तैयार हुआ। यह ऑपरेशन सैन्य, साइबर और मनोवैज्ञानिक युद्ध का मिला जुला रूप था।
इसका पहला चरण था मौन छाया, जिसमें भारत की साइबर सेना ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के रडार नेटवर्क को हैक कर उनकी मिसाइल ट्रैकिंग प्रणाली को फ्रीज कर दिया। दूसरी तरफ भारत की उपग्रह प्रणाली कार्टोसैट-4 ने चिकन नेक क्षेत्र से लेकर बांग्लादेश की सीमाओं तक की हर गतिविधि का लाइव फीड दिल्ली भेजना शुरू कर दिया। 3 दिनों के भीतर भारतीय सेना की विशेष टुकड़ियां, गजराज कमांडो यूनिट और सुदर्शन बटालियन सिलीगुड़ी के आसपास तैनात कर दी गईं। उधर पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेताओं को उम्मीद थी कि भारत डर जाएगा, लेकिन उल्टा भारत ने सीमा पर अपने तोपखाने और सुखोई विमानों की गश्त बढ़ा दी। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन रात अभ्यास करने लगे, जिससे विरोधी देशों को लगा कि भारत किसी बड़े जवाबी हमले की तैयारी में है। इस बीच अजीत डोभाल ने बांग्लादेश के भीतर अपने सबसे भरोसेमंद एजेंट कोडनेम नटराज को आदेश दिया कि वह ढाका के प्रधानमंत्री भवन में प्रवेश कर असली योजना की फाइल भारत तक पहुंचाए। नटराज ने अंधेरी रात में बांग्लादेश की राजधानी में घुसकर वह गोपनीय दस्तावेज हासिल किया, जिसमें साफ लिखा था, ऑपरेशन नेक ब्रेक का उद्देश्य भारत की आपूर्ति रेखा को काटना और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अंतर्राष्ट्रीय संकट खड़ा करना है। यह दस्तावेज जब मोदी जी के पास पहुंचा, उन्होंने एक पल भी देरी नहीं की और रक्षा मंत्री को आदेश दिया, हम अब रक्षात्मक नहीं, निर्णायक भूमिका में हैं। अगले दिन भारतीय सेना ने एक गुप्त संदेश जारी किया, ऑपरेशन सुरक्षा कवच चरण 2 प्रारंभ। इसके तहत भारतीय सेना ने सीमाओं पर चुपचाप नई मिसाइल प्रणाली प्रलय और अग्नि-4 को तैनात कर दिया, जिनकी जानकारी केवल शीर्ष सुरक्षा परिषद को थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जब यह उपग्रह से देखा तो उन्हें समझ में आया कि भारत अब पीछे हटने वाला नहीं है। मोदी ने अपने भाषण में बिना किसी देश का नाम लिए कहा, भारत की शांति को कभी उसकी कमजोरी मत समझो, जो भारत को चुनौती देगा वह अपने ही कदमों से अपनी हार लिखेगा। पूरे भारत में जोश की लहर दौड़ गई। मीडिया में हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, भारत तैयार है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका के खुफिया तंत्र को भी पता चल गया था कि भारत की सेना अब डिफेंस मोड से एक्शन मोड में आ चुकी है। अमेरिका ने चुपचाप भारत को उपग्रह जानकारी देने की पेशकश की, क्योंकि उन्हें भी पता था कि दक्षिण एशिया में अब शक्ति संतुलन भारत के हाथों में है। दूसरी ओर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हालात बेकाबू हो गए थे, क्योंकि भारत की कार्रवाई से वहां की सेना और सरकार के बीच मतभेद बढ़ गए थे। बांग्लादेश की जनता यह समझ चुकी थी कि उनका देश भारत जैसा पड़ोसी खोने की भूल नहीं कर सकता। पाकिस्तान की संसद में विपक्ष ने अपने प्रधानमंत्री से सवाल किया, क्या आपने भारत को कमजोर समझने की गलती नहीं की? अब साजिश रचने वाले खुद डर में थे। उसी बीच मोदी जी ने अपने सबसे भरोसेमंद अधिकारियों को निर्देश दिया, अब मिशन का तीसरा चरण शुरू करो, उन्हें जिंदा पकड़ो। और यहीं से शुरू हुआ वो ऐतिहासिक अभियान जिसने दक्षिण एशिया की दिशा ही बदल दी। यह केवल भारत की सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि उसकी राजनीतिक दूरदर्शिता का परिणाम था कि भारत अब विश्व मंच पर निर्णायक भूमिका में आ चुका था। प्रधानमंत्री मोदी का यह निर्णय आने वाले समय में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया कि भारत केवल युद्ध जीतने नहीं, बल्कि भविष्य तय करने आया है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने आदेश दिया कि अब मिशन का तीसरा चरण शुरू किया जाए, भारतीय सेना और RAV के विशेष दस्ते अलर्ट मोड में आ गए। इस चरण का नाम रखा गया ऑपरेशन गरुड़ प्रहार। इसका मकसद था बांग्लादेश और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन गुप्त बंकरों में छिपे थे, उन्हें जिंदा पकड़कर भारत लाना। पूरी दुनिया की नजर अब दक्षिण एशिया पर टिक गई थी, लेकिन भारत ने चुप्पी साध रखी थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय से एक ही संदेश निकला, भारत बोलेगा तब जब कार्रवाई पूरी हो जाएगी। इसी के साथ पूर्वोत्तर के सीमाई इलाकों में भारतीय सेना ने इतनी सटीकता से अपनी मूवमेंट शुरू की कि बांग्लादेश की खुफिया एजेंसियां चकित रह गईं। गजराज कमांडो यूनिट के मेजर अरविंद राणा और सुदर्शन बटालियन के कर्नल विवेक ठाकुर ने नेतृत्व संभाला। रात के 2 बजे जब चिकन नेक की पहाड़ियों पर घना कोहरा छाया था, भारतीय कमांडो बांग्लादेश की सीमा पार कर चुके थे। ड्रोन त्रिनेत्र आसमान से हर इंच का लाइव फीड दे रहे थे और धरती पर कमांडो आगे बढ़ रहे थे। रॉ एजेंट नटराज पहले से ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के बंकर के लोकेशन भेज चुका था। उस बंकर का नाम था रेड फोर्ट सेक्शन 9, जो ढाका से 40 किलोमीटर दूर लालमनी रहाट एयरबेस के नीचे बनाया गया था, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और कुछ सैन्य अधिकारी भी मौजूद थे। वहां भारी सुरक्षा थी, लेकिन भारत ने पहले ही उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया था। जैसे ही भारतीय कमांडो ने बंकर के पास की सुरक्षा तोड़ी, बांग्लादेश की सेना को कुछ समझ नहीं आया। 3 मिनट में पूरी परिधि भारतीय नियंत्रण में थी। कर्नल ठाकुर ने वॉकी टॉकी पर संदेश दिया, टारगेट जोन अंडर कंट्रोल। उसी क्षण प्रधानमंत्री मोदी के वॉर रूम में बड़ी स्क्रीन पर लाइव दृश्य आया। बंकर के बाहर भारतीय सैनिक खड़े थे और कुछ ही पलों में दरवाजे उड़ाए जा रहे थे। अंदर से गोलियों की आवाज आई, लेकिन भारतीय सैनिकों ने किसी भी हताहत के बिना दोनों प्रधानमंत्रियों को जिंदा पकड़ लिया। उन्हें हेलीकॉप्टर से सीधे भारतीय सीमा में लाया गया। इस मिशन की सटीकता इतनी अविश्वसनीय थी कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियों ने भी उसकी तारीफ की।
प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही रिपोर्ट दी गई कि दोनों टारगेट सुरक्षित हैं, उन्होंने बस इतना कहा, अब उन्हें भारत की मिट्टी पर सच्चाई का सामना करने दो। अगले ही दिन नई दिल्ली में सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। पूरी दुनिया के मीडिया चैनल इस खबर को 20वीं सदी का सबसे सटीक ऑपरेशन कह रहे थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भीतर राजनीतिक हलचल मच गई। वहां के विपक्ष ने खुलेआम अपने प्रधानमंत्रियों को देशद्रोही घोषित कर दिया। दूसरी ओर भारत के लोग सड़कों पर जय जवान जय भारत के नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन जिसने भी भारत की एकता को चुनौती दी उसे भारत ने जवाब दिया। यह ऑपरेशन भारत की शांति नीति का प्रमाण है कि जब समय आता है तो भारत शेर की तरह गरजता है। इस भाषण के बाद पूरे देश में अभूतपूर्व देशभक्ति का माहौल बन गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक में भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की आक्रामक हरकतों के सारे सबूत पेश किए। सैटेलाइट चित्र, इंटरसेप्टेड कॉल्स और बंकर से मिली मिसाइल योजनाएं। पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई कि किस तरह भारत के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर साजिश रची जा रही थी। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने भारत का समर्थन किया, जबकि चीन ने पहले तो चुप्पी साधी, लेकिन बाद में कहा कि भारत की आत्मरक्षा वैध है। इस कूटनीतिक जीत के साथ भारत ने दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। प्रधानमंत्री मोदी ने पकड़े गए दोनों प्रधानमंत्रियों को आमने सामने बुलाकर कहा, तुम्हारे देश की जनता ने तुम्हें नेतृत्व करने के लिए चुना था, न कि धोखा देने के लिए। आज तुम्हें भारत ने नहीं पकड़ा, तुम्हारे कर्मों ने पकड़ा है। दोनों नेता सिर झुकाकर खड़े रहे। मोदी ने कहा, अगर तुम सच में अपने देशों के लिए कुछ करना चाहते हो तो अब से भारत के साथ शांति की राह अपनाओ, नहीं तो यह धरती तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस बातचीत के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने औपचारिक रूप से एक संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने भारत से माफी मांगी और भविष्य में किसी भी सैन्य या रणनीतिक साजिश से दूर रहने का संकल्प लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने यह तय किया कि अब सिर्फ माफी नहीं, स्थायी समाधान चाहिए। इसलिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी जोन नामक योजना शुरू की गई, जिसके तहत चिकन नेक और हिलीतुरा कॉरिडोर के आसपास भारत ने अपने नियंत्रण में एक शक्तिशाली सैन्य जोन बना दिया। यह जोन न केवल भारत की सुरक्षा बल्कि दक्षिण एशिया के स्थायी शांति का केंद्र बना। भारतीय वैज्ञानिकों ने नई उपग्रह निगरानी प्रणाली अर्जुन नेत लॉन्च की, जिससे अब सीमा पार की हर हलचल तुरंत दिल्ली तक पहुंचने लगी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, भारत ने शांति का मार्ग चुना है, लेकिन अगर कोई हमें कमजोर समझेगा तो याद रखो, हम वही देश हैं जो दुश्मन के अंधेरे में भी रोशनी का रास्ता खोज लेते हैं। यह वक्त केवल जीत का नहीं बल्कि इतिहास लिखने का था। भारत ने साबित कर दिया था कि अब वह केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि विश्व नेतृत्व की राह पर है। चिकन नेक की मिट्टी, जहां कभी दुश्मन अतिक्रमण की सोचते थे, अब वहां तिरंगा लहर रहा था। सीमाओं पर बच्चे सैनिकों को फूल दे रहे थे और पूरा भारत एक स्वर में गूंज रहा था, वंदे मातरम। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो औपचारिक समझौता घोषणा के तौर पर हुआ, उसके पीछे की सच्चाई जितनी चमकदार दिखाई दी उतना ही गहरा और चालाक था। वैश्विक कूटनीति के रंगमंच पर यह समझौता एक शांतिपूर्ण समाधान के रूप में पेश किया गया। तीनों नेताओं ने संयुक्त बयान जारी किया, जिसमें क्षेत्रीय शांति, आपसी सम्मान और सीमा सुरक्षा के नए नियमों पर सहमति जताई गई। लेकिन वही समझौता असल में एक सूक्ष्म बहुस्तरीय रणनीति का हिस्सा था, जिसे दिल्ली ने महीनों पहले ही संजोकर रखा था, ताकि दक्षिण एशिया में एक नया स्थायी सुरक्षा ढांचा स्थापित किया जा सके, जो न केवल तत्काल युद्ध की आग को बुझाए बल्कि भविष्य में बाहरी हस्तक्षेपों के लिए भी एक साथ खड़ा हो सके। समझौते की पहली शर्त यह थी कि तीनों देश मिलकर एक क्षेत्रीय विश्वसनीयता मंच बनाएंगे। इसका औपचारिक नाम शांतिपूर्ण था, पर असल मायने में यह एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क था, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी के लिए साझा रडार, सामूहिक ड्रोन पेट्रोल, आपातकालीन प्रतिक्रिया, कोऑर्डिनेशन और एक संयुक्त जियोफेंस मैकेनिज्म शामिल था। और इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक तकनीकी समझौता भी हुआ, जिसके तहत भारत ने अपनी उन्नत सैटेलाइट और साइबर निगरानी क्षमताओं का इस्तेमाल साझा करने का प्रस्ताव रखा, जो ढाका और इस्लामाबाद को पहली झलक में आकर्षक लगा, क्योंकि उन्हें आर्थिक सहायता और सुरक्षा कवच का लालच दिया गया। पर दिल्ली ने इस पहल में और भी आगे की चाल रखी। उसने जापान और कुछ यूरोपीय देशों के साथ गुप्त समझौते कर लिए थे, ताकि वे आर्थिक पैकेज और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के जरिए समझौते की वैधता और टिकाऊपन से जुड़ें। इससे न सिर्फ बांग्लादेश को चीन के प्रभाव से हटाने की राह बनी, बल्कि पाकिस्तान को भी आर्थिक तौर पर प्रोत्साहन मिला, जिससे वह सैन्य चुनौतियों से दूर रहकर आर्थिक सुधारों पर ध्यान दे सके। समझौते के सार्वजनिक हिस्से में सीमा पर आक्रामकता का समापन, पकड़े गए नेताओं की सार्वजनिक माफी और एक सामान्य मानवतावादी प्रावधान था। प्रवासन और शरणार्थियों के उपचार पर साझा दिशा निर्देश, पर उन शर्तों के साथ कि आव्रजन नियंत्रण और सत्यापन के लिए तकनीकी सहायता भारत देगा।
यह शर्त भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इससे उसे सीमा प्रबंधन के लिए स्थायी अधिकार और पारदर्शिता मिली, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की पुश इन या अप्रिय प्रवाह की रोकथाम संभव हो सकेगी। हालांकि यह सब बहुत उज्जवल लगा, पर असल में दिल्ली ने समझौते को एक अवसर के रूप में लिया। उसने पूर्वोत्तर में खुद के वैकल्पिक लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी प्रोजेक्टों का दायरा कम कर दिया और हिलितुरा कॉरिडोर की तकनीकी मंजूरी के साथ नई सुरंगों और हाईवे के काम तेज कर दिए, ताकि अगर कभी बांग्लादेश के साथ तनाव फिर बने तो भारत की आपूर्ति रेखा स्वतंत्र और सुरक्षित बनी रहे। दूसरी ओर मध्य स्तर पर यह समझौता चीन के लिए एक चुनौती बन गया। बीजिंग ने अपनी दीर्घकालिक रणनीति, विशेषकर समुद्री और नौसैनिक सुविधाओं के विस्तार पर सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि अब बांग्लादेश पर भारत और उसके सहयोगियों की पकड़ मजबूत हो रही थी। चीन ने कूटनीतिक रूप से आवाज उठाई, आर्थिक दबाव दिखाया और मीडिया के जरिए उपद्रव करने की कोशिशें तेज की। पर इस बार उसका अकेले संघर्ष कम असरदार साबित हुआ, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी राजधानियों ने भारत द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और शांतिपूर्ण समाधान के ढांचे का समर्थन कर दिया। इससे चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहस में अकेला पड़ना आसान हो गया। समझौते का एक और गुप्त पहलू यह था कि तीनों देशों ने मिलकर एक नॉन एग्रेशन चेकपोस्ट नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति दी। ये चेकपोस्ट केवल सैनिक निगरानी केंद्र न होकर सिविलियन और आर्थिक गतिविधियों के पारदर्शी रजिस्ट्रेशन के केंद्र बने, ताकि किसी भी प्रकार की गुप्त सैन्य आपूर्ति और शक के धरातल पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तकनीकी रूप से इसका प्रबंधन भारत के नेतृत्व में बने एक तटस्थ समिति को दिया गया, जिसे जापान और यूरोपीय प्रतिनिधियों ने भी देखा और साझा किया। इससे समझौते की वैधता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी, पर साथ ही यह भारत की हॉटलाइन काबिलियत को वैश्विक समर्थन के साथ जोड़ने का तरीका भी बन गया। राजनीतिक तौर पर मोदी सरकार ने इस समझौते को बड़ी डिप्लोमेटिक सफलता के रूप में प्रस्तुत किया। सत्ता की रोटियों में इसे क्षेत्रीय नेतृत्व की वापसी कहा गया। घरेलू राय में यह संवेदनशील मुद्दों को हल करने की क्षमता का प्रमाण माना गया, जिससे देशव्यापी समर्थन बना। पर एक गहरा सवाल यह भी था कि पकड़े गए नेताओं की माफी और समझौते के बाद भी क्या भरोसा कायम होगा। दिल्ली ने इस जोखिम को ध्यान में रखकर समझौते के साथ एक व्यावहारिक निगरानी और जवाबदेही तंत्र जोड़ा। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में स्वचालित आर्थिक और राजनीतिक दंड नीति लागू होने का सिलसिला तय हुआ, और यह दंड नीति तकनीकी स्तर पर भी सुनिश्चित की गई, ताकि सबूतों का पैकेज अंतर्राष्ट्रीय मानक पर पूरा और छुपाया न जा सके। इस तंत्र ने कई पुराने राजनीतिक खिलाड़ियों को आशंकित कर दिया, पर महाशक्तियों के दबाव में बांग्लादेश और पाकिस्तान को यह स्वीकार करना पड़ा कि अब स्थिति बदल चुकी है। साथ ही भारत ने इस नई व्यवस्था को क्षेत्रीय विकास के एजेंडे से बांध दिया। बांग्लादेश में विशेष आर्थिक गलियारे, ऊर्जा साझेदारी और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क स्थापित करने के परियोजना पैक का ऐलान हुआ, जिससे ढाका को तत्काल आर्थिक लाभ मिला और जनता के समर्थन की दीवार मजबूत हुई। पाकिस्तान के लिए कर्ज राहत और निवेश के वादे किए गए, जिससे वहां के अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलने का आसरा दिखा, और इस वित्तीय जुड़ाव के बदले दोनों देशों से सुरक्षा और सीमा पार निगरानी में सहयोग की उम्मीद रखी गई। इस प्रकार समझौता तकनीकी, आर्थिक और सैन्य रूप से मिश्रित एक नया मॉडल बन गया। सार्वजनिक तौर पर यह शांति का मॉडल था, और निजी तौर पर यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक शक्ति संतुलन का नया यंत्र बन गया। हालांकि हर सफलता के साथ जोखिम भी बढ़ गए। चीन ने न केवल कूटनीतिक मोर्चे पर बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी अपनी प्रतिक्रिया तीव्र की। उसने दक्षिणी समुद्री पथों में अपने सहयोगियों को सक्रिय किया, कुछ अफ्रीकी और मध्य पश्चिमी देशों में अपने निवेशों को पुनः व्यवस्थित किया, और एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सैन्य अभ्यास बढ़ा दिए, ताकि भारत के बढ़ते प्रभाव को चुनौती दी जा सके। इस नई घुमावदार स्थिति में भारत ने सावधानी से काम लिया। उसने अपने कूटनीतिक रिश्तों का विस्तार करते हुए क्वाड सहयोग को मजबूत किया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा संवाद बढ़ाए और अमेरिका के साथ तकनीकी साझेदारी को और गहरा किया। इसी बीच भारत ने दक्षिण एशिया के भीतर सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल भी बढ़ाया। सांस्कृतिक, शिक्षा और व्यावसायिक आदान प्रदान के माध्यम से मखौल और विश्वास दोनों को पनपने दिया, ताकि समझौते को जड़ें पकड़ने का समय मिले। समझौते के पहले कुछ महीनों में क्षेत्र में आंशिक स्थिरता आई, सीमाएं शांत रहीं, व्यापार प्रवाह धीरे धीरे बहाल हुआ, और पकड़े गए नेताओं को सर्वोच्च न्यायालयों में न केवल कठोर प्रश्नों का सामना करना पड़ा, बल्कि अंततः राजनीतिक प्रत्याभावों के चलते उन्होंने राष्ट्रहित में कदम उठाने का कथित वादा भी किया। पर विदेश नीति के जानकार जानते थे कि असली चुनौती तो लंबी अवधि की होगी। क्या इस नए सुरक्षा फ्रेमवर्क के भीतर वास्तविक विश्वास बन पाएगा? क्या आर्थिक प्रलोभन और दंड नीति के मिश्रण से एक टिकाऊ शांति संभव होगी? और क्या वैश्विक महाशक्तियों का दखल इस पर स्थायी रूप से प्रभाव डाल सकेगा? दिल्ली ने इन सवालों का जवाब देने के लिए तुरंत एक बैकअप प्लान भी रखा। डिफेंस डाइवर्सिफिकेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें भारत ने तेजी से अपनी आर्मी, नौसेना और विशेष बलों की क्षमता को सुधारा। रक्षा उत्पादन के लिए स्थानीय इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया और सीमा पर इंटीग्रेटेड सिचुएशनल अवेयरनेस के लिए अर्जुन नेट को और शक्तिशाली बनाया, ताकि किसी भी समय जल्दी प्रतिक्रिया संभव हो। इस बहुमुखी नीति का असर यह हुआ
कि दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक नया संतुलन उभर कर आया। अप्रत्यक्ष रूप से भारत की भू राजनीतिक भूमिका मजबूत हुई। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते सख्त परिश्रम और आर्थिक बंधनों के जरिए नियंत्रित हुए और चीन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि अब उसे केवल सैन्य आधारित विस्तार के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों पर भी पुनर्विचार करना होगा। परिणामस्वरूप जिस समझौते को दुनिया ने एक शांतिपूर्ण मोड़ माना, वह वास्तव में दक्षिण एशिया के लिए एक नए प्रकार का शक्ति सामंजस्य लेकर आया, जहां भारत ने युद्ध की वापसदारी बनाम कूटनीतिक लचीलापन के बीच संतुलन साधकर न सिर्फ तत्काल संकट को टाला, बल्कि भविष्य के लिए भी एक ऐसी संरचना खड़ी कर दी जिससे बाहरी हस्तक्षेप कम से कम खर्चे में निष्क्रिय किए जा सकें। और हालांकि यह मॉडल पूर्ण नहीं था, भरोसे की कमी, आंतरिक राजनीतिक विरोध और वैश्विक रणनीतिक उतार चढ़ाव हमेशा चुनौती बने रहे। पर एक बात स्पष्ट थी, इस समझौते ने दक्षिण एशिया की राजनीति में एक निर्णायक बदलाव ला दिया था और दुनिया ने देखा कि एक क्षेत्रीय महाशक्ति ने अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर किस तरह नए नियम बनाए ताकि शांति और सुरक्षा के लिए एक नया युग प्रारंभ हो सके। पर साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यह शांति अब केवल कागजी नहीं बल्कि तकनीकी, आर्थिक और सैन्य अनुगामी व्यवस्था पर निखरी थी। और यही असली परीक्षा आगे चलकर देगी कि क्या यह व्यवस्था स्थायी शांति को जन्म दे पाती है या फिर नए रूपों में संघर्षों की उत्पत्ति का कारण बनती है। समय बीतने के साथ जब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुआ वह ऐतिहासिक समझौता कुछ हद तक स्थिर दिखने लगा, तब अचानक से घटनाएं एक नए मोड़ पर पहुंचने लगीं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जहां एक तरफ भारत की कूटनीतिक शक्ति की चर्चा होने लगी थी, वहीं चीन और उसके सहयोगी देशों ने भीतर ही भीतर इस पूरे समीकरण को पलटने की योजना बना ली थी। बीजिंग ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए पाकिस्तान और बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथी नेताओं से गुप्त संपर्क साधा और उन्हें यह यकीन दिलाया कि भारत का यह शांति समझौता वास्तव में एक रणनीतिक जाल है, जिससे आने वाले वर्षों में भारत उनके संसाधनों और सीमाओं पर नियंत्रण कर लेगा। धीरे धीरे इन अफवाहों ने दोनों देशों में राजनीतिक असंतुलन पैदा करना शुरू किया। बांग्लादेश के कुछ मंत्री गुप्त रूप से चीन की सहायता स्वीकार करने लगे, वहीं पाकिस्तान की सेना के कुछ गुट फिर से पुरानी सोच के साथ सक्रिय होने लगे। भारत की खुफिया एजेंसियां यह सब भांप चुकी थीं। रॉ और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने मिलकर एक संयुक्त मिशन ऑपरेशन संकेत शुरू किया, जिसका मकसद था उन विदेशी हस्तक्षेपों के सबूत इकट्ठा करना जो क्षेत्रीय स्थिरता को नष्ट करने की साजिश रच रहे थे। इस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्रोजेक्ट नेत्र का इस्तेमाल किया, जो सीमाओं के पार चल रही संदिग्ध डिजिटल संचार को डिकोड कर सकता था। जब इस सिस्टम ने बांग्लादेश के भीतर एक गुप्त ट्रांसमिशन पकड़ा, तो भारत को पता चला कि चीन ने एक ड्रैगन विंग नामक मिशन तैयार किया है, जिसके तहत दोनों देशों के भीतर से भारत विरोधी माहौल बनाकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव डलवाना था। मोदी ने तुरंत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई और सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, वायुसेना प्रमुख को आदेश दिया, अब शब्दों से नहीं, तकनीक और रणनीति से जवाब देना है।